वेलकम गाइस। आज के क्लास में हम लोग रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ पर बात करने वाले हैं। मतलब जैसा कि आपने कभी कभी देखा होगा कि बाल्टी वगैरह में अगर पानी भरा हुआ है तो उसका जो निचला हिस्सा होता है, बाल्टी का जो निचला हिस्सा होता है, जिसको आम तौर पर लोग पेंदी वगैरह कहते हैं, वो थोड़ा सा ना पानी भरा हुआ है तो आप उसको जब साइड से देखते हो तो वो थोड़ा सा ना ऊपर की ओर उठा हुआ नजर आता है। ठीक है, कभी आप इस तरीके का कभी ना कभी शायद अपने लाइफ में ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, नहीं तो ज़रूर ऐसा करके देखना कि बाल्टी में पानी भरना और उसका पेंदी पर गौर करना तो वो थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। या अगर उस भरे हुए बाल्टी में, पानी से भरा हुआ जो बाल्टी है, उसके अंदर कोई भी छोटा सा चीज़ आप डाल करके देखना, उसके पेंदी में जब वो होगा तो उसको आप इस तरीके से ऐसे करके देखोगे तो आपको थोड़ा सा ना ऊपर की ओर उठा हुआ नजर आएगा। तो जब पेंदी उसका ऊपर उठा हुआ है तो वो जो गहराई उसको दिख रहा है हम लोगों को, वो एक अपेरेंट डेप्थ होता है। अपेरेंट डेप्थ यानी कि आभासी गहराई, एक तरह से जो हमको आभास होता है, और जबकि असल में गहराई कुछ ज़्यादा ही है। तो इसी सब चीज़ के बारे में हम लोग आज के क्लास में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि ये भी चर्चा करेंगे हम लोग कि अगर कोई आदमी स्विमिंग पूल के अंदर है और बाहर किसी चीज़ को देखेगा स्विमिंग पूल के अंदर से ही, तब उसको किस तरीके का दिखाई देगा कोई भी चीज़। ठीक है, और भी चीज़ हम लोग बात करेंगे। ग्लास स्लैब वगैरह है 2-3 और उसके उस तरफ कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं तो क्या होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ पर हम लोग आज के क्लास में चर्चा करने वाले हैं। और जो भी मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसका आप PDF नोट्स हमारे वेबसाइट www.physicsbyamonward.com उस वेबसाइट से भी ले सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बारे में। जैसे कि ये अपने पास एक बाल्टी हो गया। ठीक है, अच्छा ये एक बर्तन है। अच्छा ठीक है, और इसमें क्या है, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, और इसका जो असल गहराई है वो गहराई है D। असल गहराई को रियल डेप्थ कहते हैं, रियल डेप्थ को D। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कोई एक सिक्का रखा हुआ है। ठीक है, पिछले वाले वीडियो में हमने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पर बात किया था। रिफ्रैक्शन अच्छे तरीके से आपका पढ़ा हुआ है तो आज का क्लास भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया जाए कि कोई एक सिक्का है, पानी भरा हुआ है, उसके अंदर में कोई सिक्का इस तरीके से आपने डाल दिया, 5 का सिक्का या 10 का सिक्का कोई आपने डाल दिया, तो ये सिक्का आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। और वो क्यों दिखाई देगा उस पर बात करेंगे, और कितना ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखा जाए जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ से क्या होता है ना एक्चुअल में कि यहाँ से एक लाइट, जो कि ऐसे रोशनी तो ढेर सारा निकल रहा है इससे हर तरफ, तो जो लाइट सीधा जाएगा परपेंडिकुलर, आपको पिछले वाले क्लास में मैंने बताया था कि जो भी लाइट सरफेस पर परपेंडिकुलर गिरता है वो बिना डेविएट हुए बिल्कुल एकदम सीधा निकल जाता है। ठीक है, इसको आप समझ लेना कि ये बिल्कुल एकदम सीधा लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा सा है लेकिन आप ध्यान में रखना, ये मैंने स्ट्रेट लाइन खींचा है। ठीक है, अच्छा तो ठीक है, सीधा निकल गया। उसके बाद क्या है, अगर कोई लाइट ऐसे जा रहा है, ठीक है, अगर कोई लाइट थोड़ा सा कुछ एंगल पर इस तरीके से ऐसे जा रहा है, ठीक, तो जैसे ही यहाँ पर आएगा तो वो क्या देखेगा भाई कि इधर तो डेंसर मीडियम है और इधर क्या है, रेयरर मीडियम। कुछ नहीं, इधर मेरा क्या है, एयर होता है जनरली। ठीक है, और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। ठीक है, तो लाइट यहाँ डेंसर मीडियम से ऐसे निकला, रेयरर में जाने का कोशिश कर रहा है, जहाँ सरफेस पे गिरा वहीं पर उसका हम लोग क्या ड्रॉ कर लेंगे, एक नॉर्मल। अच्छा ठीक है, तो ये जैसे ही नॉर्मल ड्रॉ किए, अब देखो आप क्या हो रहा है। ठीक है, बढ़िया ढंग से समझना इसको। ठीक, तो लाइट चूंकि डेंसर से रेयरर में जाएगा तो सीधे जाने के बजाय ये तो नॉर्मल से थोड़ा दूर भाग जाएगा, ये आप जानते हो। लाइट को सीधे जाना चाहिए था लेकिन ये नॉर्मल से थोड़ा क्या हो गया, दूर भाग गया। अच्छा ठीक है, जब दूर भाग गया, ये जब सीधे इधर आ रहा है, तो अगर कोई आदमी यहाँ पर है, ये किसी आदमी का आँख है, अगर उसके आँख पर ये रोशनी जाएगा इधर से ऐसे मुड़कर जाने वाला, तो इसको तो लगेगा कि चूँकि लाइट मेरा सीधा रेखा में चलता है तो इसका मतलब इसके आँख पर जो रोशनी आ रहा है उसको लगेगा कि ये लाइट मेरा कहाँ से आ रहा है भाई, कहीं इधर पीछे से, यानी कि कहीं यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो जो सिक्का एक्चुअल में यहाँ पर है वो इस आदमी को दिखेगा, वो सिक्का कहाँ पर, यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ये फंडा होता है।
तो पेंदी भी है अगर ये पूरा का पूरा, तो उठ करके इतना यहाँ पर दिखाई देगा। तब उसको लगेगा कि जो गहराई है उसको गहराई कितना आभास होगा, अपेरेंट डेप्थ जिसको कहते हैं, वो उसको महसूस होगा क्या, डी डैश, ये इतना। और हमको अभी यही पता करना है कि रियल डेप्थ पता है तो हम अपेरेंट डेप्थ कैसे पता कर सकते हैं, या अपेरेंट डेप्थ पता है तो रियल डेप्थ कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको दिख रहा है कि इतना ही गहरा है, ठीक, लेकिन एक्चुअल में कितना गहरा है हम कैसे जांचेंगे, यही सब ट्रिक समझेंगे। ठीक है, तो देखा जाए क्या हुआ कि लाइट चूंकि यहाँ से ऐसे जब आया तो यहाँ पर आप चीज़ देखो, इस पॉइंट को नाम दे दिए ओ, इसका नाम दे दिए ओ डैश, यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं पी, और इस पॉइंट का नाम रख देते हैं एम। ठीक है, अच्छा, जैसे ही लाइट यहाँ से ऐसे आया तो नॉर्मल है ये तो मेरा क्या है भाई, नॉर्मल। ठीक, अच्छा, जैसे ही यहाँ पर क्या होता है, लाइट यहाँ से आया, यहाँ से इधर गया, तो जब ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है, सरफेस पे आ रहा है, तो इस नॉर्मल के साथ जो यहाँ पर एंगल बनेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कहलाएगा कि नहीं, ये एंगल आई हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा, क्वालिटी बढ़ा करके थोड़ा देख लो फिगर सब, तो ये एंगल आई। अच्छा, उसके बाद यहाँ से गया और लाइट ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया, तब ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल के साथ जो बनाएगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि आर। ठीक है, अच्छा, ये है मीडियम 1, ये है मेरा क्या, मीडियम 1, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। ये है मीडियम नंबर 2, ये है मीडियम 2, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये चूंकि डेंसर मीडियम है और ये क्या है, रेयरड मीडियम है। अच्छा, तो μ2 का मान कम होगा। अगर इधर एयर है तो एयर होने के कारण हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है, 1 होता है, तो चाहे तो 1 यूज़ कर सकते हैं। और इस मीडियम चूंकि डेंसर मीडियम है, इसको μ1 के जगह चाहे तो हम लोग क्या, म्यू भी बोल सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ देखो आप, ये एंगल आई है ना, तो ये देखो, तो ये दो पैरेलल लाइन है, ये नॉर्मल जो है, ये नॉर्मल इस तरीके से, ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है ना। ठीक है, पैरेलल लाइन में देखो तो आप इस तरीके से ये कट हुआ, ये पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल आई है तो ये भी एंगल आई, तो ये एंगल आई तो ये भी एंगल क्या हो गया मेरा, ये एंगल आई बन गया क्या। अच्छा, ठीक है, अब बढ़िया ढंग से समझो। उसके बाद ये चीज़ देखो, ये हो गया मेरा क्या, आर, तो ये भी हो जाएगा एंगल आर। कैसे हुआ भाई, तो देखो ये एंगल कौन सा, ये आगे दिखाते हैं, ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, सही बात है। इसको देखो तो इसको मैंने यहाँ से क्या किया, डॉटेड लाइन से यहाँ तक बढ़ाया, तो ये लाइन है ना, इस लाइन को ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा ना, ये है आर तो ये भी क्या आर, ये आर तो ये भी आर। अच्छा, ये सब चीज़ तो आपको 10th से ही आता है ना। अच्छा, चलो अब एक चीज़, अब एक काम करते हैं, अब हमारे पास ट्रायंगल सब बन गया है कुछ कुछ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे। डी जो है वो मेरा क्या है, रियल डेप्थ है, असल गहराई, और डी डैश मेरा क्या है, ठीक है, अपेरेंट डेप्थ है। ठीक है, अच्छा, जो हमको महसूस हो रहा है डेप्थ, गहराई। ठीक है, तो चलो अब आगे हम लोग इसका काम करते हैं। देखा जाए तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ओ डैश पी एम ना, या फिर पी ओ डैश एम, पी ओ डैश एम। ठीक है, इसमें आप एक चीज़ देखो तो 10 आर बराबर क्या होगा, इसमें आप एक चीज़ देखो 10 आर बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस। लिख सकते हैं आप पी एम बटे ये मेरा क्या है, ये मेरा क्या है, ये तो मेरा डी डैश है ना, ये तो मेरा क्या है, डी डैश। यहाँ से यहाँ तक ये जो डी डैश जो गहराई महसूस हो रहा है यही है ना, तो या तो हम चाहे तो पी ओ डैश भी लिख सकते हैं, इसी को फिर लिख सकते हैं क्या, 10 आर बराबर पी एम बटे क्या, पी ओ डैश मेरा क्या है, एक्चुअल में डी डैश है। अच्छा, एक बात और आपको पता होगा, चूँकि एंगल आर इज़ वेरी स्मॉल,
ठीक है। चूँकि एंगल आर जो है वो बहुत छोटा है तो आपको पता होगा कि छोटे एंगल के लिए टेन आर को हम लोग लगभग बराबर कह सकते हैं किसके, साइन आर के लिए। साइन आर के आपको पता होना चाहिए कि अगर छोटा एंगल है तो उसके लिए टेन आर और साइन आर बराबर, या टेन थीटा और साइन थीटा बराबर ही होता है। आपको पता होना चाहिए छोटे एंगल के लिए टेन थीटा का मान साइन थीटा के बराबर होता है, और उसको आप चाहो तो थीटा भी बोल सकते हो, यानी साइन थीटा को भी आप चाहो तो थीटा लिख सकते हो, टेन थीटा को भी चाहो आप तो थीटा लिख सकते हो, या फिर साइन थीटा को टेन थीटा को साइन थीटा। ये सब जानकारी आपको मालूम होना चाहिए। तो देयरफॉर क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पे एंगल सब बहुत छोटा छोटा बनता है लाइट वाइट में रिफ्रैक्शन होकर के, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन आर बराबर पी एम बटे डी डैश लिख सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ आगे देखो आप, आगे क्या देखो, तो देखो आप इन ट्रायंगल कौन सा, पी ओ एम पॉम, इसमें देखो तो आप क्या लिख सकते हैं, फिर से वही काम करेंगे जैसे ये वाला करेंगे ना, तो इसके बाद और भी सारा डेरिवेशन सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। ये आई के जगह पे देखो तो अब ये आई लिखना होगा ना, टेन आई, तो ये वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल सिर्फ आपको यही ट्रायंगल दिखना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए ना। अर्जुन और द्रोणाचार्य का कहानी आपने सुना है ना, उसमें क्या बोलते हैं अर्जुन को बोला जाता है क्या, चिड़िया के आँख पर निशाना लगाने के लिए, कि उसको सिर्फ बस वही चिड़िया का आँख नज़र आता है ना, और कुछ नहीं नज़र आता है, तो उसने अपना लक्ष्य पा लिया था। उसी तरह से हर स्टूडेंट को जो है अपना एम अपने जीवन में डिसाइड करके रखना चाहिए और सिर्फ उसी पर फोकस करना चाहिए, ना कि इधर ना कि उधर। अभी ही अपना एम डिसाइड कर लो आप 12th में, ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत हो गई आपको। तो चलो देखो, तो हमको सिर्फ क्या करना है, फोकस इस पर करना है, तो सिर्फ इसी ट्रायंगल को आपको देखना है। तो एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, बेस, ये तो हाइपोटेनस है, एंगल के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो टेन आई बराबर पी एम बटे पी ओ, टेन आई बराबर पी एम बटे क्या, पी ओ। अच्छा एक चीज़ और, पी एम बटे पी ओ जो है, पी से लेके ओ तक, ये तो मेरा रियल डेप्थ है ना, पी से लेके ओ तक ये मेरा क्या है, रियल डेप्थ है, तो इसको हम लोग चाहे तो डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़, तो यानी कि यहाँ पे ये हुआ टेन आई बराबर पी एम बटे क्या, डी। अच्छा तो पी एम बटे डी हो गया, कोई बात नहीं, चूँकि एंगल आई इज़ वेरी स्मॉल, एंगल आई इज़ वेरी स्मॉल, देयरफॉर टेन आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या, साइन आई। टेन आई लगभग किसके बराबर हो जाएगा, साइन आई के, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे साइन आई इज इक्वल टू पी एम बटे क्या, डी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। नाउ एक बात हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है, फ्रॉम स्नेल्स लॉ हम लोग लिख सकते हैं, फ्रॉम स्नेल्स लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में बताए थे ना। अच्छा ठीक है, तो वहीं से स्नेल्स लॉ से आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 बटे म्यू 1। साइन आई के जगह पे क्या पुट करोगे आप, पी एम बटे क्या, डी। अच्छा साइन आर के जगह पे आप क्या पुट करोगे, देखो तो पी एम डिवाइडेड बाय टी डैश। अच्छा अब यहाँ पर देखो तो आप म्यू 2 और म्यू 1 की बात करें अगर, तो ठीक है, तो म्यू 2 और म्यू 1 कैसा होगा, तो एक चीज़ देखो, म्यू 2 बटे म्यू 1, ठीक है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ पर है, इसमें म्यू 1 है और इधर ये क्या है, म्यू 2 है। अच्छा जब भी हम लोग कंडीशन देखते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, एक जनरल फार्मूला निकालते हैं, फिर उसके बाद कंडीशनल बना देंगे उसको। देखो आप क्या कहना चाह रहे हैं, तो पहले तो आप एक चीज़ देखो, पी एम बाई डी इंटू पी एम, और ये डी डैश ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो पी एम और पी एम कैंसिल, बराबर म्यू 2 बटे क्या, म्यू 1, या एन 2 बटे एन 1 ऐसे भी लोग लिखता है ना, तो डी डैश बाई डी इज इक्वल टू क्या, म्यू 2 बाय म्यू 1,
इस तरीके से भी फॉर्मूला को लिख सकते हैं। इसमें ये अपेरेंट डेप्थ है और ये क्या है, रियल डेप्थ है। ठीक है, अपेरेंट डेप्थ और ये क्या है, रियल डेप्थ। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखो, आप यहाँ से आप चाहो तो ये भी फार्मूला को आप नोटिस करके रख सकते हो, नोट डाउन करके रख सकते हो। डी डैश बाई डी इज इक्वल टू क्या, μ2 बाई μ1। अपेरेंट डेप्थ बटे रियल डेप्थ बराबर μ2 बटे μ1। और भी इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से इस फार्मूला को बनाते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, क्या डी डैश तो अपेरेंट डेप्थ है, डी है मेरा रियल डेप्थ। अब एक चीज़ यहाँ पे एक कंडीशन क्या बना करके देखते हैं कि जो μ2 है यानी कि जो दूसरा मीडियम है वो क्या होता है, अक्सर हवा रहता है, एयर, और एयर में ही ना हम लोग रहते हैं और देख रहे होते हैं उस बाल्टी को। क्या, तो बाल्टी के अंदर पानी रखा हुआ है, तो पानी के अंदर ही ऑब्जेक्ट है और यहीं से भी रे निकला मेरा पहले, बाद में रिफ्रैक्ट हुआ यहाँ पर। तो पहले लाइट तो इस मीडियम में था, तो इसलिए ये μ1 हो गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बाद में लाइट इस मीडियम में गया तो ये सेकंड मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो गया। और सेकंड मीडियम अगर मेरा एयर है, जो कि जनरली एयर ही होता है, वहाँ से सिक्का से लाइट निकल करके मेरे पास आया सेकंड मीडियम में, तो सेकंड मीडियम में तो हम हैं, तो मेरा आँख तो हवा में रहेगा, एयर में है ना, तब ना वो पानी के अंदर का चीज़ देखेंगे। तो हम तो चूंकि एयर में है तो सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड मीडियम को एयर मानते हुए उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाना चाहिए, 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो μ2 के जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, 1 डिवाइडेड बाय। और ये जो पहला मीडियम है जो ऑब्जेक्ट के लिए, पहले लाइट इसमें था बाद में उसमें गया, तो ये जो पहला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 को हम लोग क्या बोल रहे हैं, म्यू, क्योंकि हम लोग जानते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ सेकेंड मीडियम तो हमेशा एयर ही होना है तो उसका तो 1 होगा ही होगा। बाद बाकी जो पहला मीडियम है जिसमें कि सिक्का रखा हुआ है, ठीक है, तो ये तो मेरा हमेशा किसी डेंसर मीडियम में होना चाहिए, पानी में होना चाहिए, या फिर इसके जगह पे केरोसिन हो सकता है, या इसके जगह पे पेट्रोल हो सकता है, इसके जगह पे डीजल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा ठीक, तो यहाँ से आप देखो तो अपेरेंट डेप्थ बराबर आ गया, ये डी उधर चला जाएगा, गुना हो जाएगा, डी इंटू 1 डी हो गया, अब बटे क्या, म्यू। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आया कि अगर हम ऑब्जर्वर हवा में है, ठीक है, रेयरर मीडियम हवा में है, और अगर पानी के अंदर या केरोसिन पेट्रोल के अंदर है कोई भी चीज़ सिक्का, तो वो हमको जो ऊपर दिखाई देगा, या फिर हम हवा में रह करके मछली को अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा मछली हमको ऊपर नजर आएगी। तो उस वक्त आपको ध्यान में रखना है इस कंडीशन में, ये अपेरेंट डेप्थ बराबर होता है रियल डेप्थ बाय क्या, म्यू। और ये म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है जिसे मैं हवा में बैठ करके देख रहा हूँ ना। तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि अपेरेंट डेप्थ बराबर क्या, रियल डेप्थ असल गहराई अब बटे क्या, म्यू। एक रिलेशन बना ना, अपेरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ बाय क्या, म्यू। अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसके ऊपर एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन भी कर लेंगे और यहाँ पर एक छोटा सा शिफ्टिंग देखेंगे, सब कुछ करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स इस तरह से बना सकते हो, एकदम बढ़िया ढंग से आप इसी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, या पॉज करके लिखना है, अच्छी बात है, साथ साथ करते चले जाओ। वाह, हो गया। चलो अब हमको कुछ और भी थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करना है, हम हल्का से मिटा लेते हैं इसको, फिर आपको कुछ और भी चीज़ बताते हैं कि शिफ्टिंग कितना होगा। शिफ्टिंग मतलब जैसे असल में यहाँ पर था और हमको दिखा यहाँ पर, तो रियल डेप्थ तो डी था, अपेरेंट डेप्थ डी डैश, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो खिसका, यहाँ से यहाँ तक, ये तो बीच का, ये तो शिफ्टिंग हो गया ना, यहाँ से यहाँ हमको आ गया, तो ये इतना दूर जो है ये मेरा क्या है, शिफ्ट हुआ ना। तो ये हमको शिफ्टिंग पता करना है कि ये शिफ्टिंग कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो तो आप जो शिफ्टिंग देखोगे, शिफ्टिंग ऑफ इमेज, वो कितना का शिफ्ट हुआ, आप देखो तो शिफ्टिंग भी एक चीज़ नोटिस कर सकते हो, कितना का शिफ्टिंग हुआ है, आप इस चीज़ को नोटिस कर सकते हो। तो जो डी है उतना में अगर आप डी डैश घटा दो, यहाँ से यहाँ तक डी है, डी में अगर आप डी डैश घटा दोगे तो ये बीच का शिफ्टिंग निकल जाएगा। डी में से आपको क्या घटाना होगा, डी डैश। अच्छा करके देखो तो, डी में से डी डैश घटाना है आपको ना। तो क्या कहते हैं, कैसे कैसे करोगे आप, तो डी बराबर यहाँ से क्या निकलेगा, म्यू इंटू डी डैश,
डी बराबर आप लिख सकते हो म्यू इंटू डी डैश, ये दोनों गुना हो जाएगा। डी बराबर लिख सकते हो आप म्यू इंटू क्या डी डैश, और माइनस ये क्या है डी डैश, तो डी डैश को कॉमन ले लिए, यहाँ से हो गया म्यू माइनस 1। इतना ये मेरा क्या आ जाएगा शिफ्टिंग ना, ये मेरा क्या हो जाएगा शिफ्टिंग ऑफ इमेज, कितना से इमेज मेरा शिफ्ट करेगा यहाँ से यहाँ। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो भी ले सकते हो। ठीक है, अपडेटेड फॉर्म में हो गया ये चीज़, तो शिफ्टिंग तक भी हो गया। अब एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, यहाँ पे देखा जाए। चलो मिटा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ ध्यान दिया जाए कि अगर हमको अपेरेंट डेप्थ पता रहेगा तब ना हम शिफ्टिंग निकाल सकते हैं इस फार्मूला से, अपेरेंट डेप्थ इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वो वाला मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है -1। अगर हमको क्या कहते हैं अपेरेंट डेप्थ के बजाय सिर्फ रियल डेप्थ पता हो, तब शिफ्टिंग अगर निकालने के लिए कभी भी सवाल में पूछेगा, तब आप चाहो तो कैसे निकालोगे। तो शिफ्टिंग का तो खैर यही फॉर्मेट है, डी माइनस क्या डी डैश। इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, डी में से डी घटा दोगे तो ये आपका, ये डी में से ये डी घटा दोगे तो इतना सा शिफ्ट हुआ है ना शिफ्टिंग। अब आप देखो तो डी तो ठीक है, क्या कहते हैं डी माइनस डी डैश के जगह पे आप क्या लिख सकते हो डी बाय म्यू। तो यहाँ से डी कॉमन निकाल लेंगे तो 1 - 1 बाय म्यू। इस फार्मूला से आप चाहो तो भी शिफ्टिंग निकाल सकते हो। अगर आपको रियल डेप्थ पता है तब शिफ्टिंग चाहिए, तो रियल डेप्थ इंटू 1 - 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ये वाला मीडियम, इससे आपको शिफ्टिंग पता चल जाएगा। अगर आपको सिर्फ अपेरेंट डेप्थ पता है तो अपेरेंट डेप्थ इंटू म्यू -1, ये भी कर सकते हो आप। या शिफ्टिंग निकालने के लिए जनरल तरीका तो यही हुआ, ऐसे भी रियल डेप्थ में से अपेरेंट डेप्थ घटा दो, रियल में डेप्थ में से अपेरेंट डेप्थ घटा दो, शिफ्टिंग आ गया। अगर रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ दोनों पता है तब। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, उसको हम लोग फिर अभी एक देखा जाए छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, आराम सा ही, उसको कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा सब चीज़ कॉन्सेप्ट आपको याद रहे इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है क्या कि आप पहले पॉज करके वीडियो को एक बार खुद से भी ट्राई करो कि क्या आंसर होगा, फिर देखना आपका कि सही होता है कि नहीं। ठीक है, अगर सही आ गया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ सर सही आया था हमारा आंसर। चलो ठीक है, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक जो मछली है वो नदी के अंदर है और अपेरेंट डेप्थ जो है नदी के अंदर है, और उसका जो गहराई है और उसका लोकेशन का गहराई 6 मीटर है, यानी कि पानी के अंदर वो 6 मीटर गहराई पर हमको दिख रही है। नदी है, नदी के अंदर कितनी गहराई पे दिख रही है भाई मछली, 6 मीटर की गहराई पे हमको मछली दिख रही है। ठीक है, यानी कि ज़मीन से 6 मीटर पर हमको दिख रही है मछली। ठीक है, मछली बना देते हैं जैसा, ठीक, चलो मछली है ये 6 मीटर की गहराई पे, यानी कि ये हमको दिख रही है, तो ये अपेरेंट डेप्थ है जो हमको अपीयर हो रही है। ठीक है, 6 मीटर पे। तो हमको पता करना है कि रियल डेप्थ कितना है, रियल डेप्थ ऑफ लोकेशन इसका कितना है, यानी कि असलियत में ये कितनी गहराई पर ये मछली मौजूद है, यानी कि असल गहराई हमको डी मालूम करना है, और हमको ये दिख कितनी गहराई पर रही है मछली, 6 मीटर गहराई पे। 6 मीटर गहराई पर दिख रही है, तो असल में ये कितनी गहराई पर मौजूद है, बस इतना ही दिया है। ठीक है, ऑप्शन दे दिया। तो चूंकि ये पानी है तो पानी का रिफ्रैक्ट, मछली तो पानी में ही होती है ना, रिवर है, नदी बोल दिया तो पानी ही समझ गए, तो पानी है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद है कि नहीं, 4/3, यानी कि क्या कहते हैं कितना होता है भाई, जो भी हो 1.5 तो होता है, यानी कि 3/2 तो ग्लास का, और क्या कहते हैं 4/3 यानी कि 1.33 वाटर का होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको अब पता है। रियल डेप्थ चाहिए ना, ठीक है निकालते हैं। चूँकि अपेरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ बाई म्यू, तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। कैसे करेंगे, चूँकि अपेरेंट डेप्थ बराबर क्या होता है रियल डेप्थ बाय म्यू, इसीलिए रियल डेप्थ बराबर क्या अपेरेंट डेप्थ इंटू म्यू, ये दोनों से गुना हो जाएगा, इंटू क्या म्यू। तो रियल डेप्थ असल गहराई चाहिए, तो अपेरेंट डेप्थ कितना है 6 मीटर, इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है वाटर का 4/3, तो 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2 × 4 कितना हो गया 8, यानी कि डी बराबर क्या 8 मीटर गहराई पे, यानी कितनी गहराई पे है भाई 8 मीटर गहराई पे। यानी कि अगर कोई मछली, याद रखना आपसे, अगर कोई मछली हमको पानी में देखो आप, और अगर आपको 6 मीटर गहराई पे दिख रहा है, तो इसका मतलब असल में वो 8 मीटर गहराई पर है।
8 मीटर गहराई पे है। उसी तरीके से अगर कोई 6 सेंटीमीटर नीचे अगर दिख रहा है आपको लगभग, तो समझ लो कि आप क्या है वो 8 सेंटीमीटर नीचे है। इसका मतलब अगर पानी में कभी कोई मछली देखो और इस तरीके से भाला लेकर के ऐसे करके उसको मारना हो तो क्या करना चाहिए आपको? अगर मछली आपको यहाँ दिख रही है तो आपको यहाँ मारने के बजाय थोड़ा सा नीचे मारना चाहिए, थोड़ा सा नीचे मारना होगा भाला को, तब जा कर के वो मछली मरेगी। क्योंकि यहाँ आपको दिख रही है लेकिन एक्चुअल में वो यहाँ है। सोच रहे थोड़ा थोड़ा सा बात, ठीक है। अपेरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ बाय म्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अच्छे तरीके से आप सजा धजा करके लिख लेना, सुंदर सा नोट्स बनाना, ठीक है। ठीक है, हुआ। अब चलो अब एक काम करते हैं, अब हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि कॉन्सेप्ट ऐसा पढ़ेंगे कि अगर कोई आदमी पानी के अंदर है यानी स्विमिंग पूल के अंदर है और बाहर में अगर कोई चीज़ है, बाहर में कोई आदमी है, उसको अगर देखेगा तब वो कैसा नजर आएगा? वो थोड़ा सा दूर नजर आता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। पानी के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर से होकर के ऊपर देखेंगे तब क्या होता है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। मिटाते हैं फिर आगे बात करते हैं। अब हम लोग जो है जो पिछला जो टॉपिक किए उसका रिवर्स देखेंगे, है ना। स्विमिंग पूल के अंदर में जब कोई तैर रहा है आदमी तो वहाँ से पानी के अंदर से कोई बाहर किसी आदमी को देखेंगे, ठीक है। तब वो किस तरीके का दिखाई देगा वो चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको फटाफट से कर लेंगे, तुरंत हो जाएगा ये। अच्छा, एक चीज़, हाँ, अभी आप चाहो तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर जो है 9.3, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 9.3 उसको ट्राई कर सकते हो क्लास 12 फिजिक्स का, ठीक है। वो आपसे बन जाएगा, टैंक वाला सवाल है ये, ठीक है। आप कोशिश करना। चलो देखो आगे बात करते हैं क्या है इसमें कि अब इस बार जो है थोड़ा सा ध्यान से हम लोग को थोड़ा नीचे रखना पड़ेगा। ये स्विमिंग पूल है, ठीक है। और स्विमिंग पूल के अंदर में यहाँ पर तो ये पानी ही है ना, इसमें भी तो रहेगा क्या, पानी ही। और यहाँ पर से पानी के अंदर से कोई आदमी बाहर में कोई ऑब्जेक्ट है उसको देख रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट जो है क्या बोलते हैं पानी के सरफेस से h है, ठीक है। यहाँ से एक लाइट जो सीधा आएगा वो तो सीधा चला गया, ठीक है। अगर कोई लाइट जो कि टेढ़ा होकर के ऐसे करके आएगा तो उसको यहाँ पर नॉर्मल मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल, ठीक। अच्छा, तो नॉर्मल मिला, अब क्या होगा, ठीक। अब यहाँ पर चूंकि ये जो लाइट है मेरा, ये इंसिडेंट रे है, ऑब्जेक्ट से आने वाला इंसिडेंट रे, आदमी तो इधर है ना, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। अच्छा, ये एंगल आई है तो ये दो पैरेलल लाइन के अनुसार आप जानते हो ये आई है तो इसको भी आप आई ही बोलोगे, है ना। ये तो ऑब्जेक्ट है मेरा। अच्छा, ठीक। ये लाइट जब जा रहा है तो यहाँ के बाद क्या होगा, इधर से ये सीधे जाना चाहिए था लेकिन लाइट सीधे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि लाइट जो है इधर है रेयरड मीडियम और इधर क्या है, डेंसर। इधर रेयरड मीडियम और इधर ये क्या है, डेंसर पानी है, ठीक है। तो ये पहला मीडियम है तो ये हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहीं से लाइट आ रहा है, मीडियम 1, मीडियम नंबर ये क्या है 1, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। और इधर चूंकि एयर है, इधर है क्या एयर, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। अच्छा, इसके बाद लाइट यहाँ से आने के बाद ये सीधे जाने के बजाय लाइट थोड़ा सा क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगा। नॉर्मल की तरफ मुड़ना चाहिए क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। अगर यहाँ पर कोई आदमी के आँख पर ये लाइट आकर के पड़ेगा तो उसको लगेगा कि लाइट तो मेरा तो सीधा आता है, तो इसका मतलब लाइट कहीं ये इसी लाइन को हम एकदम सीधा कर रहे हैं, ये आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसे रिफ्रैक्ट हो गया। अब इस लाइन को ये डॉटेड लाइन को छोड़ो, आप इधर तो जाना चाहिए था लाइट, लेकिन इधर लाइट जाएगा तो नहीं ना, जाएगा तो नहीं, लाइट तो इधर मुड़ जाएगा। और इस लाइन को हम लोग पीछे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब पीछे बढ़ाएंगे तो कहाँ जा कर के मिलेगा ये, आप देखो बता रहे हैं, यहाँ से जो रोशनी सीधा निकला था, ठीक है, ये भी अगर यहाँ से यहाँ तक आँख है अगर तो समझ सकते हो, ये रोशनी यहाँ से यहाँ तक, इसको भी आप पीछे डॉटेड लाइन से बढ़ा सकते हो, ठीक है। ये जो कट वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट पर इमेज मेरा फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ओ डैश, तो हाइट अगर किसी आदमी का मुंडी अगर यहाँ है तो पानी के अंदर वाले को दिखेगा क्या कि उसका मुंडी यहाँ पर है ना। अगर कोई आदमी यहाँ पर है, वो जब देखेगा तो कोई अगर यहाँ पे है तो वो यहाँ पे नज़र आएगा, थोड़ा सा दूर ना, तो उसका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा हमको नज़र आएगा। अगर कोई आदमी बाहर में खड़ा है तो थोड़ा लंबा दिखाई देगा, ठीक है।
ये हो गया अपेरेंट हाइट और ये हो गया क्या, रियल हाइट। ये हो गया अपेरेंट हाइट और ये हो गया मेरा क्या, रियल हाइट। ठीक है, सेम वैसे ही अब ये है आर, तो ये भी हो गया मेरा क्या, आर। सेम जैसा था ना वैसे ही काम करेंगे यहाँ पर भी। ठीक है, इस पॉइंट को पी रखे थे, यहाँ हो गया क्या, एम हो गया। ठीक, और ये ऐसे करके ट्रायंगल बन गया। इसको फिगर को आप साफ साफ अगर देखो बनाओ, यहाँ से लाइट ऐसे नहीं जाके एक ऐसे मुड़ा और इसको हम लोग डॉटेड लाइन से पीछे यहाँ पे ले आके मिला दिए। ये लाइट ऐसा वापस भेजे तो यहाँ दोनों कट किया। अच्छा, हाँ, अब एक चीज़ देखो, फिर से फटाफट से करते चले जाएंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस किए हुए हैं। इन ट्रायंगल क्या, ओ ये पी ओ एम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं टेन आई बराबर परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस, यानी कि पी एम बटे बेस की जगह पे, पी एम बटे बेस की जगह पे ओ पी। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि क्या कहते हैं, टेन आई बराबर पी एम बटे ओ पी जो है, ओ पी मेरा रियल हाइट है यानी कि एच। अच्छा, चूँकि एंगल आई इज़ वेरी स्मॉल, तो बहुत छोटा है एंगल आई, इसीलिए टेन आई को लगभग बराबर कर सकते हैं ना किसके, साइन आई के। थोड़ा देर पहले ना ये सब काम किए, देयरफॉर हम लिख सकते हैं साइन आई बराबर पी एम बटे क्या, एच, इक्वेशन नंबर 1। नाउ आगे देखो, इन ट्रायंगल कौन सा, पी ओ डैश एम, देखो तो आप टेन आर बराबर इस एंगल बराबर ये परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस, टेन आर बराबर परपेंडिकुलर बाय क्या, बेस, परपेंडिकुलर हो गया पी एम बटे बेस हो गया कितना, ओ डैश पी। ठीक है, तो इसी को आप लिख सकते हो टेन आर बराबर पी एम बटे ओ डैश पी जो है, ओ डैश पी तो मेरा अपेरेंट हाइट है। ठीक है, चूँकि एंगल आर इज़ वेरी स्मॉल, एंगल सब बहुत छोटा छोटा रहता है, देयरफॉर टेन आर को लगभग बराबर किसके, साइन आर के हम लोग कर चुके हैं, इसीलिए लिखेंगे अभी साइन आर बराबर पी एम बटे क्या, एच डैश, इक्वेशन नंबर 2। और उसके बाद आप जानते हो क्या करना है, सेम टू सेम पिछले जैसा, फ्रॉम, ये वाला जो टॉपिक है ना ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम करा दिए। फ्रॉम स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर बराबर म्यू टू बटे क्या, म्यू वन। तो साइन आई की बात करें तो साइन आई बराबर पी एम बटे एच, साइन आर बराबर पी एम बटे क्या, एच डैश बराबर म्यू टू, दूसरा मीडियम, ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ है, ये पहला मीडियम है, इससे लाइट इसमें गया तो ये हो गया क्या, मीडियम 2, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2। अच्छा, ये पहला वाला को म्यू 1, चूँकि इधर एयर है तो इसका तो इसको क्या हम लोग मान लिए, एयर है तो एयर के होने के कारण पहला वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, 1 हो गया। दूसरा वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू 2 को हम लोग क्या बोल दिए, म्यू। अच्छा ठीक है, लिखेंगे अभी, तो म्यू 2 बाय क्या है, या म्यू 1। और यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, तो पी एम बटे एच इंटू पी एम, और ये एच डैश नीचे से ऊपर चला जाएगा, म्यू 2 बटे म्यू 1, पी एम कैंसिल, देयरफॉर एच डैश बाय एच इज इक्वल टू क्या, म्यू 2 बटे म्यू 1। अपेरेंट हाइट बटे रियल हाइट बराबर म्यू 2 बटे म्यू 1 आया। अब इसी चीज़ को हम लोग चाहें तो ये कंडीशन लगा सकते हैं ना क्या कहते हैं, एयर होने के कारण, और एयर होने के कारण क्या सिचुएशन, और यही वाला सिचुएशन, एयर वाला सिचुएशन ही आपको ध्यान में रखना है कभी भी। अपेरेंट हाइट बटे रियल हाइट बराबर म्यू 2 ये है, उसको क्या मानना है आपको, म्यू जो मीडियम का है बटे म्यू 1, इधर एयर है उसको क्या, 1, इसीलिए अपेरेंट हाइट बराबर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू क्या, एच। तो यहाँ से आप एक रिलेशन बन गया, अपेरेंट हाइट जो हमको इस कंडीशन में दिखेगा बराबर क्या है, म्यू तो आप जानते ही हो,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू क्या, रियल हाइट लिख सकते हो ना। अपेरेंट हाइट बराबर म्यू इंटू रियल हाइट, ठीक है, म्यू इंटू रियल हाइट करोगे तो अपेरेंट हाइट मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी अगर आप चाहो तो शिफ्टिंग निकाल सकते हो, ठीक है। शिफ्टिंग कैसे निकालोगे, कितना का शिफ्टिंग हुआ, तो एच डैश में से एच घटाएंगे तो इतना सा, यही ना शिफ्टिंग है, यही ना मेरा क्या है, शिफ्टिंग हुआ। तो ये शिफ्टिंग कैसे, टोटल एच डैश में से एच घटाना पड़ेगा, एच डैश में से एच डैश कितना है भाई, म्यू एच है, म्यू एच में से एच घटा दो तो एच निकाल लो, तो क्या आया, म्यू माइनस वन। ये हो गया रियल हाइट इंटू म्यू माइनस वन, क्या ऐसे करके कर सकते थे। इसी चीज़ को फार्मूला को हम चाहते हैं तो शिफ्टिंग बराबर ऐसे भी लिख सकते थे, एच डैश माइनस एच तो करना है ना, अपेरेंट हाइट के टर्म में अगर चाहें तो ये माइनस ये स्मॉल एच बराबर क्या लिख सकते हैं, एच बराबर क्या लिख सकते हैं, एच डैश बटे म्यू, एच डैश बटे म्यू। तो एच डैश कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस वन बाय क्या म्यू, ऐसे भी लोग कर सकता था, मगर ये सही है। रियल हाइट पता है तो म्यू माइनस वन से गुना कर देना है, अपेरेंट हाइट पता है तो 1 माइनस वन बाय म्यू से, ठीक है, ऐसे करके। तो ये आपको ज़्यादा काम का है रियल हाइट के टर्म में, और उधर भी शिफ्टिंग रियल डेप्थ के टर्म में, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम आपको एक और चीज़ स्लैब वाला बताते हैं, ठीक है, कि अगर स्लैब यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ भी स्लैब है, यहाँ भी स्लैब है, और उधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो वो हमको कितना शिफ्टिंग पे दिखाई देगा, समझाते हैं, बात करते हैं, ठीक है। ये कर लो, पिछला वाला ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो ये भी लेकिन जानकारी होना चाहिए आपको, कंपटीशन का अगर आप तैयारी करते हो तो ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। अच्छा हुआ, लिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, या पॉज करके लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। साथ साथ लिखते जाने से ना, पढ़ते पढ़ते लिखते जाने से ना, उससे ज़्यादा आपको दिमाग में याद रह जाएगा, ठीक है। खुद से प्रैक्टिस करके ये इमेज को ध्यान में रखना, थोड़ा सा क्वालिटी थोड़ा देर के लिए बढ़ा लो, 720 में करके, यहाँ से ऐसे आया, ऐसे सीधे जाने के बजाय लाइट ऐसे मुड़ गया, तो जब मुड़ा ना तो इसको पीछे ले जाके यहाँ पे मिलाए, और एक रोशनी यहाँ से मिला, इसको पीछे लेकर के गए, दो लाइट को मिलाना पड़ेगा तब ना जाके इमेज वहाँ फॉर्म होगा ना। मिरर वगैरह में आपने पढ़ा है ना इमेज फॉर्मेशन, तब ना इमेज बनता है। लिए चलो ठीक है, अब हम मिटा रहे हैं और एक ग्लास स्लैब वाला कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं, ठीक है, फिर तुरंत वीडियो ख़त्म हो जाएगा। एक छोटा सा जानकारी जो कि आपको हो सकता है किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में, कंपटीशन के एग्जाम में आपको फ़ायदा दे सके, नीट या जेई वगैरह में, ठीक है। जैसे कि आपको एक चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी है। अगर मान लिया जाए यहाँ पर कोई एक ग्लास स्लैब है जिसका थिकनेस है टी, ठीक है, यहाँ पर कोई एक ऑब्जर्वर है देखने वाला, ये आँख है उसका, ठीक है, इसको देखना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है बेचारा, ठीक। तो ग्लास स्लैब है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है वो क्या है, म्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है ना, तो वो ऑब्जेक्ट इस स्लैब के कारण उसको थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा उधर दिखेगा पास, ठीक है, जैसा कि पानी के होने के कारण थोड़ा सा नहीं ऊपर उठा हुआ दिखता है वैसे ही। तो यहाँ पर ये तो ओ है, यहाँ पे इसका इमेज बनेगा, रहेगा ऑब्जेक्ट यहाँ, लेकिन दिखेगा कहाँ, यहाँ। तो आखिर इतना सा ये मेरा क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गया, ये मेरा क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गया, ठीक है। इसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट कर देते हैं, ऐसे ही अपने मन से डेल्टा एक्स नाम रख दिए, ठीक है। एक्स में चेंज यानी डिस्टेंस में चेंज हो गया, इतना में से इतना घटाएंगे तो ये चेंज आएगा, यानी कि डेल्टा एक्स नाम रख दिया अपने मन से, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग जो होगा ना, आपको ध्यान में रखना है, शिफ्टिंग कितना होता है, तो ये शिफ्टिंग होता है जितना थिकनेस है वो इंटू 1 माइनस वन बाय म्यू। जैसा कि आपको बाल्टी वाले में कंडीशन में हम पानी में बताए थे कि जो रियल डेप्थ है d इंटू 1 माइनस वन बाय म्यू, तो वही शिफ्टिंग आया था ना, d इंटू 1 माइनस वन बाय म्यू, और d यहाँ पे क्या था, रियल गहराई था ना, जितना दूर तक वो रियल गहराई यानी कि पानी का मोटाई ही था एक तरह से, ठीक है, 1 माइनस वन बाय, उसी जैसा है कि नहीं, मिलता जुलता, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, और भी एक आध चीज़ ध्यान में रखो आप, अगर यहाँ पर ऑब्जर्वर है देखने वाला है, अगर एक आध स्लैब और है, मान लिया जाए ये स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1
और इसका थिकनेस है T1, एक और स्लैब लेकर के यहाँ पर रख दिए, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 और इसका जो थिकनेस है वो अलग है T2, एक और स्लैब यहाँ पे ला करके रख दिए, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3 और इसका जो थिकनेस है वो है T3। अब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है रखा हुआ, ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है अगर O, तो भी इसको थोड़ा सा ऊपर नज़र आएगा इमेज, ठीक है, यहाँ पर इसको इमेज नज़र आएगा। लेकिन अभी भी जो कंडीशन में ये जो शिफ्टिंग हुआ है, शिफ्टिंग यानी कि डेल्टा एक्स, वो कैसे निकलेगा भाई, तो डेल्टा एक्स यानी कि जो शिफ्टिंग होगा वो आप याद रखना कि यहाँ पर जो इसका और इसका सब का इफेक्ट यहाँ पर काम करेगा, ठीक है। यानी इसके कारण जो होता शिफ्टिंग यानी कि डेल्टा x1 और इसके कारण जो होता शिफ्टिंग डेल्टा x2, इसके कारण जो होता शिफ्टिंग डेल्टा x3, सब एडअप हो जाएगा। यानी कि डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3। कहने का अर्थ ये हो जाता कि इसके कारण क्या होता, T1 इंटू शिफ्टिंग क्या आता, T1 इंटू 1 माइनस 1 बाय μ1 प्लस इसके कारण शिफ्टिंग कितना आता, T2 इंटू 1 माइनस 1 बाय μ2 प्लस इसके कारण शिफ्टिंग कितना होता, T3 इंटू 1 माइनस 1 बाय μ3 होता ना, μ3 है ना। अगर और भी होता तो T4 प्लस क्या हो जाता, और भी एक स्लैब होता तो प्लस T4 इंटू 1 माइनस 1 बाय μ4, और भी होता तब T5 इंटू 1 माइनस 1 बाय μ5, सब एडअप हो जाता सब सारा, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि ये कितना भी दूरी पर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता इस स्लैब से, या यहाँ पर भी कंडीशन में आप देखो ये जो शिफ्टिंग है ना, इसका फॉर्मूला इतना होगा तो इतने होगा, चाहे आँख यहाँ पर हो या इससे कुछ और दूरी पर हो या यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा ठीक। अच्छा एक चीज़ और अगर क्या है कि क्या बोलते हैं, मतलब कितना भी हाइट पर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्ट इस ग्लास स्लैब से कितना भी दूरी पर हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक, कितना भी दूरी पर हो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी हो तब भी शिफ्टिंग उतना, यहाँ पर भी हो तब भी शिफ्टिंग उतना, क्योंकि आप देखो शिफ्टिंग के फार्मूला में इसका मोटाई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मतलब है, ये ग्लास स्लैब से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा गया है उससे मतलब नहीं होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, अगर आँख एकदम सीधा होता और यहाँ पर आँख होकर के एकदम सीधा अगर आप देखोगे ना, बाल्टी में पानी रख करके एकदम सीधा ऐसे देखोगे ना, तब आपको सही गहराई दिखेगा। हाँ थोड़ा सा भी ऐसे मुड़ोगे तब गहराई आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखेगा, लेकिन अगर आँख को एकदम सीधा करके रखोगे ना तो जहाँ है वहीं दिखेगा, क्योंकि रे यहाँ से निकलेगा तो यहीं पे कटेगा, ये सब चीज़ भी है। और एक बात और क्या खास बात बोल सकते हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 9.3 आप बना लेना, टैंक वाला क्वेश्चन है, आपको काम देगा। और क्या बता सकते हैं आपको, ठीक है, कभी कभी ना ऐसा भी सवाल हो सकता है, आपको ध्यान में रखना कि अगर कभी भी पेपर का कोई चीज़ रख दिया गया हो, ठीक है, जिसका क्या कहते हैं ये हाइट है मान लिया जाए T, और ये पेपर वेट है उसको रख दिया गया यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, और तब ये ऑब्जेक्ट यहाँ के बजाय हमको इसका इमेज थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा है, तो कितना शिफ्टिंग हुआ, तब भी आपको यही फार्मूला लगाना है, जिसमें T इसका मोटाई दे देना है 1 माइनस 1 बाय म्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ये दे देना। अगर ये ग्लास स्लैब है, कोई पेपर वेट को भी अगर रखते हैं ना ऐसे करके किसी चीज़ के ऊपर, तो वो नीचे का चीज़ भी थोड़ा ऊपर नज़र आता है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी सटा हुआ रहता ना तो तब भी हमको इतना ही शिफ्टिंग के साथ ऊपर थोड़ा सा दिखाई देता, ठीक है। ये सब चीज़ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। चलो ठीक है, हो गया। अगर यहाँ पर भी रखे हैं, मान लो कोई अब ये है टेबल है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, हमने पेपर वेट उसके ऊपर रख दिया, ठीक है, ऐसा मान लो चरखुट ये पेपर वेट है, ठीक है, तो इसका जो हाइट है ये क्या है T है, तो अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो इमेज इसका यहाँ दिखेगा, तो इतना सा शिफ्टिंग हुआ ना भाई, ये शिफ्टिंग कितना होगा, इतना ही होगा, T थिकनेस इसका, ठीक है, इंटू 1 माइनस 1 बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मटेरियल का डाल देना है, इस मटेरियल का, पेपर वेट के जैसा भी रखेंगे तो थोड़ा ऊपर ही नजर आएगा, ठीक है। ये सब थोड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान में रखना। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो या बढ़िया ढंग से लिख लो इसको अपने भाषा वसा में भी समझा बुझा करके, तो काम देगा, ठीक है, लिख लिया। चलो ठीक है, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 9.3 कर लेना आप न, तो या तो फिर आप ऐसे यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं एक्सरसाइज 9.3 फिजिक्स क्लास 12 बाय एम अनवर, ठीक है।
तो मेरा सोल्यूशन भी मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे लेटरल शिफ्टिंग वगैरह के बारे में, ठीक है, कि ग्लास स्लैब से होकर के जब लाइट गुजरता है तो लेटरल शिफ्टिंग वगैरह कितना होता है, समझेंगे। लेटरल शिफ्टिंग, अर्ली सनराइज, लेट सनसेट का कारण भी रिफ्लेक्शन है, इस पर बात करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है, उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। बाय बाय, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए